हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर हिंदी पेडागोजी का है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र का टॉपिक है प्राथमिक स्तर पर हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। प्राथमिक स्तर पर हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, जिसमें मैं आपको लाभ और कई सारी चीज़ें कराऊंगा। कुछ डेफिनेशंस हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, वही मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि व्याकरण शिक्षण क्या होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में दोस्तों हम पढ़ लिखते हैं। हालांकि हम जानते हैं, लेकिन एक सही लैंग्वेज क्या होती है उसको जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, एक सही लैंग्वेज को जानना बहुत आवश्यक है। वैसे तो हम सारी चीज़ें जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करना एक कला है। व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करना एक कला है, जिसके लिए 4 कौशलों का होना अनिवार्य है। ये तो आपने सुना होगा कि व्याकरण के लिए यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे अंदर 4 प्रकार के कौशल होना चाहिए। पहला पढ़ना आना चाहिए, फिर उसके बाद लिखना आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और सुनना भी आना चाहिए। 4 कौशल हमारे अंदर होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ध्यान रखिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, किंतु भाषा कौशल के आ जाने से बालक केवल अर्थ और भाव ही ग्रहण कर पाता है, वह भाषा को शुद्ध नहीं कर पाता। इसमें कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करना एक कला है। ठीक है, जिसके लिए 4 कौशल का होना अनिवार्य है, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। लेकिन किंतु भाषा कौशल के आ जाने से बालक केवल अर्थ और भाव ही ग्रहण कर पाता है, लेकिन वह भाषा को शुद्ध रूप से बोल नहीं पाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये हम बात करते हैं कि अतः भाषा में लाने के लिए यानी कि भाषा में रोचकता लाने के लिए व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता शुद्धता होती है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये नहीं होगा। अतः भाषा में शुद्धता लाने के लिए व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वह दैनिक जीवन में आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, और भाषा की मितव्ययिता व्याकरण के माध्यम से ही आती है। आप सभी लोग भली भांति ये चीज़ जानते हैं, और भाषा को एक निश्चित रूप देने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, भाषा को एक अच्छा और निश्चित रूप देने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि अरे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सब हमें आता है। हालांकि आपको आता होगा, लेकिन दोस्तों जब एग्ज़ाम टाइम आता है ना, तो हमें जब तक हम उस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं तब तक वो हमारे माइंड में भी नहीं आता है। इसलिए पहले आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो एकदम से राइट टाइमिंग पर होना है। यानी कि जो आपका 5 जुलाई के लिए होना है, तो आपका 5 जुलाई के लिए ही हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई में ढील मत डालिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए दोस्तों। क्यों? इसका एक रीज़न तो ये है कि आपने अभी देखा है कि नीट के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, और आपका सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, आपको लगता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम हटेगा? बिल्कुल नहीं हटेगा दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल राइट टाइमिंग से होगा। तो आप बिल्कुल दोस्तों अपने आप को एकदम से समायोजित करके तैयारी करते हुए चलें, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप तैयारी करेंगे तो मेरे हिसाब से तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं परिभाषाओं की। ठीक है, तो परिभाषा है पहली कि भाषा के रूप की शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। किसने कहा है? व्ह्यूम
फील्ड, बहयूम फील्ड ने कहा है कि भाषा के रूप की शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। भाषा के रूप की शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है, बहयूम फील्ड ने कहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और परिभाषा है दोस्तों, मात्र 2 परिभाषाएं लूंगा इस टॉपिक से, मात्र 2 परिभाषाएं लूंगा और दोनों परिभाषाएं मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी, जहां से आने के क्वेश्चन पूरे चांस होंगे, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। डॉक्टर जगर ने कहा है कि प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है, डॉक्टर जगर ने कहा है। इसको आप ध्यान रखिए, ठीक दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, इसको जब हम पढ़ते हैं, भाषा को पढ़ते हैं या व्याकरण को पढ़ते हैं, कोई ना कोई तो रीज़न है जिसके लिए हम पढ़ते हैं। तो यही एक पॉइंट है कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम, इसके लिए वो हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो भाषा को विकृति से बचाने के लिए, इसका तात्पर्य ये है कि भाषा हमारी क्लिष्ट ना हो जाए, कहीं कठिन ना हो जाए, कहीं अपने रास्ते से पथ भ्रष्ट ना हो जाए। पथ भ्रष्ट का मतलब ये है भाषा में कि उसका जो रूप है, यानी कि अभी एकदम से सही तरीके से चल रही है भाषा, उसमें ऐसा ना हो कि अचानक से बहुत सारे बाहरी जो शब्द हैं उनका समावेश हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, उसे विकृति से बचाने के लिए, ठीक है। दूसरा उद्देश्य है भाषा के शुद्ध रूप को समझने एवं उसमें स्थायित्व लाने के लिए। इसको आप भली भांति समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ध्यान रखेंगे कंसंट्रेट के साथ। नेक्स्ट है भाषा की सीमाओं का उल्लंघन होने से बचाने के लिए। वही है दोस्तों कि भाषा की, हर भाषा की अपनी एक सीमा होती है, उसका कोई उल्लंघन ना करे, उसका कोई उल्लंघन ना करे, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट भाषा के सर्वमान्य रूप को सीखने के लिए भी इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट विद्यार्थियों में रचना तथा सृजनात्मकता प्रवृत्ति का निर्माण करने के लिए, विद्यार्थियों में जो रचनात्मकता है ना, कार्य को करने की जो रचनात्मकता है और सृजनात्मकता है, उसका निर्माण करने के लिए भी ये भी हमारा एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कम शब्दों में शुद्धता पूर्वक अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, हमें कम शब्दों में, कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है और शुद्धता पूर्वक, ये भी ध्यान रखना कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। दूसरी चीज़ ये है जो हम बोलेंगे वो एकदम से शुद्ध होना चाहिए, सामने वाले के लिए स्पष्ट सुनाई देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा की अशुद्धता को समझने व परखने के लिए भी इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों की ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर एवं उच्चारण के ज्ञान को, नियमों का ज्ञान कराना। ये पूरा एक ही है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो छात्रों की ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर एवं उच्चारण के नियमों का ज्ञान कराना भी इसका एक उद्देश्य है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों विद्यार्थियों में विश्लेषण, चिंतन एवं तर्क क्षमता का विकास करना भी व्याकरण शिक्षण का एक उद्देश्य है। और नेक्स्ट है भाषा के व्याकरण संगत रूप को सुरक्षित रखना, ये भी हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी भाषा का एक प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चंस, सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से उनको देखते चलिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्याकरण के कितने भेद होते हैं, तो आप कहो व्याकरण के 2 भेद होते हैं दोस्तों, मात्र 2 भेद होते हैं। पहला औपचारिक व्याकरण, दूसरा अनौपचारिक व्याकरण। पहला औपचारिक व्याकरण, दूसरा अनौपचारिक व्याकरण, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं औपचारिक व्याकरण की। तो औपचारिक व्याकरण क्या होता है, तो जब बच्चों को एक पाठ्य पुस्तक की सहायता से विधिवत ढंग से क्रमपूर्वक व्याकरण के नियमों, उपनियमों, उनके भेदों तथा उपभेदों का ज्ञान कराया जाता है, तो वह औपचारिक व्याकरण कहलाता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब बच्चे को एक पाठ्य पुस्तक की सहायता से, किसकी सहायता से, सहायता तो हम पाठ्य पुस्तक की लेंगे, और विधिवत ढंग से क्रम पूर्वक व्याकरण के नियमों, उपनियमों और उनके भेदों तथा उपभेदों का ज्ञान कराया जाता है,
यानी कि समझिए आपकी एक टीचर है, शिक्षक है, शिक्षक क्या करेगा, सहायता लेगा पुस्तकों की, ठीक है, और बच्चे को क्रमबद्ध तरीके से सिखाने की कोशिश करेगा व्याकरण के नियमों की, और यही आपका औपचारिक व्याकरण शिक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनौपचारिक व्याकरण की। तो बच्चों में भाषा का सीखना अनुकरण विधि द्वारा होता है। बच्चों में भाषा का सीखना अनुकरण विधि द्वारा होता है। वे दूसरों की नकल करके ही भाषा को सीखते हैं। ध्यान रखेंगे कि अनौपचारिक व्याकरण क्या होता है कि बच्चों में भाषा का सीखना जो होता है अनुकरण विधि द्वारा होता है। आप देखते हैं कि एक बच्चा जो होता है, अगर उसके घर में गलत तरीके से बोला जाता है तो वो भी गलत ही तरीके से बोलता है। ठीक है, एक और पॉइंट आपने देखा होगा कि अध्यापक अगर बोलने में मिस्टेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं छात्र भी उस मिस्टेक को करेगा। 90% चांस होते हैं कि करेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो अनुकरण विधि द्वारा ही सीखता है। तो आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं, जिनको हम नीचे अभी देखते हैं। तो पहला है दोस्तों आगमन विधि। आगमन विधि आप भली भांति से जानते होंगे कि आगमन विधि क्या होती है। तो आगमन विधि में हम उदाहरणों के द्वारा पढ़ते हैं, उदाहरण से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं, और इस विधि में हम सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। अब इसको देख लेंगे। आगमन विधि आप सभी लोग जानते होंगे। आगमन विधि में क्या किया जाता है, तो पहले एक एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, और उसके बाद में बच्चों को नियम बताए जाते हैं और उसके बाद ही सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना है कि आगमन विधि में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इन सिद्धांतों का प्रयोग भी आगमन विधि में किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना रहती है, तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट निगमन विधि। जब हम निगमन विधि की बात करते हैं तो जब शिक्षण नियमों पर आधारित होकर करवाया जाता है तो यह निगमन विधि कहलाती है। बच्चे बताते हुए नियमों को रट लेते हैं, यह विधि रट्टा मार विधि मानी जाती है। क्वेश्चन ये आता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि रटने पर बहुत ज्यादा बल देती है। तो आप लगाओगे निगमन विधि, क्योंकि निगमन विधि में क्या किया जाता है, पहले बच्चे को जो नियम होता है ना, तो नियम को रटवा दिया जाता है, अच्छे से उसे बताया जाता है, बेटा इसको बिल्कुल रट लो, ठीक है, चाट लो इसके लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से, इसमें से भूलना नहीं है कुछ भी। अब जब बच्चा अच्छे से नियम को याद कर लेता है तो याद करने के बाद में उसको एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाया जाता है। तो हुआ क्या दोस्तों, ये रट्टा मार ही तो विधि हुई, पहले तो रटवाया गया ना उसे। तो बस निगमन विधि में इस टाइप से होता है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समवाय विधि। जब हम समवाय विधि की बात करते हैं तो इस विधि का दूसरा नाम है सहयोग प्रणाली। इस विधि का दूसरा नाम है सहयोग प्रणाली। तो इसमें हम देखते हैं कि इस विधि में भाषा के अंतर्गत मौखिक या लिखित कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस विधि का दूसरा नाम पूछा जाता है कि समवाय विधि का दूसरा नाम क्या है। तो आप कहोगे सहयोग प्रणाली। कहीं कहीं पर आपको सहयोग प्रणाली लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं आपको समवाय विधि लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कि भाषा संसर्ग प्रणाली। भाषा संसर्ग प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस प्रणाली में बच्चों से लेखकों की रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाएं जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है। इसमें क्या होता है कि पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि
उच्च माध्यमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी है, तो आपका वो भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, इसमें होता क्या है तो आप उसको ध्यान रखोगे कि इस विधि में क्या होता है कि बच्चों से लेखकों की जो रचनाएं होती हैं उनको पढ़वाया जाता है। ठीक है, उनसे पढ़वाया जाता है, जिससे कि बच्चा पढ़ता है और उसमें जो भी चीज़ें आती हैं उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है और उससे उसका व्याकरण और भाषा दोनों में निखार आता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस विधि में बच्चे व्याकरण के नियमों पर ज़्यादा बल ना देकर दूसरों द्वारा उच्चारित शब्दों का अनुकरण करके भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस विधि में बच्चे व्याकरण के नियमों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, बल्कि दूसरे यानी कि जो और लोग हैं वो जैसा शब्दों का उच्चारण करते हैं उनका अनुकरण करके शुद्ध रूप बोलने की कोशिश करते हैं। किसमें दोस्तों? समवाय विधि में, सॉरी समवाय नहीं, एक थोड़ा सा भाषा संसर्ग विधि में, भाषा संसर्ग विधि में ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रयोग या विश्लेषण प्रणाली। प्रयोग या विश्लेषण प्रणाली की जब हम बात करते हैं, प्रयोग या विश्लेषण प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो इस विधि में अध्यापक उदाहरण देकर उनकी व्याकरण तथा प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाता है। ध्यान रखेंगे इस विधि में क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वो क्या करता है, मतलब बच्चा स्वतंत्र नहीं होता। इस विधि में ये समझ लीजिए बच्चा स्वतंत्र नहीं होता, बच्चा क्या करता है सिर्फ और सिर्फ प्रयोग के लिए देखता है। लेकिन प्रयोग कौन करता है तो आप कहोगे शिक्षक प्रयोग करता है और बच्चा सिर्फ और सिर्फ देखता है। ठीक है, उसमें पूछ सकता है कि सर ये किस टाइप से हो रहा है, लेकिन प्रयोग करने की उसे अनुमति नहीं होती है। किसमें? प्रयोग या विश्लेषण प्रणाली में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर तो बनता है ना, आपको ये सब कहने की ज़रूरत थोड़ी, आप शेयर कर ही दोगे, लाइक कर ही दोगे, सब्सक्राइब कर ही लोगे, क्योंकि मुझे पता है आप खुद एक भावी टीचर हैं और आई होप आप टीचर बनेंगे। हालांकि मैं आपके साथ पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ हूँ, आप मेरे से जितनी मेहनत करवाना चाहें करवा सकते हैं, मैं हमेशा तैयार हूँ। आप मुझसे 24 घंटे अगर मेहनत करवाना चाहें मैं आपके लिए 24 आवर्स तैयार हूँ। लेकिन बस एक ही शर्त है, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए, कंटिन्यू लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अच्छा करेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होना चाहिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा लाइक करते हैं तो क्या होता है कि हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन है वो इतना ही रखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का ये, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो ठीक है, बाय बाय।